अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज की जो हमारी थ्योरी है दैट इज़ एंथनी गिडन्स। ये भी जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, स्ट्रक्चरल एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट में आता है। बेसिकली इसने स्ट्रक्चर की बात की है, so ये स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म में आता है। ठीक है। एंथनी गिडन्स ही इज़ ऑथर ऑफ 24 बुक्स, मेजर कंट्रीब्यूशन इन सोशल साइंसेज। बेसिकली एंथनी गिडन्स ने 24 बुक्स लिखी हैं सोशल साइंसेज में, और जो इसकी बेसिक थ्योरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी, डेट इज स्ट्रक्चरेशन थ्योरी। ठीक है। His focus was on social practices, the relationship between agency and structure. गिडन्स जो है, गिडन का फोकस था सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर कि लाइक जो हम डेली लाइफ में जो प्रैक्टिसेस करते हैं, बेसिकली इसने उसके ऊपर रिसर्च की थी, उसके ऊपर काम किया था। मेजर जो फोकस था एंथनी गिडन्स का, वो एजेंसी और स्ट्रक्चर के दरमियान रिलेशनशिप था। एजेंसी और स्ट्रक्चर यानी कि जो बिल्डिंग है उसके दरमियान का एक जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है किसी भी चीज़ का, उसके दरमियान की रिलेशनशिप की वो बात करता था। अकॉर्डिंग टू हिज, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन इन गिडन्स टर्म ड्यूअलिटी। गिडन कहता था कि एजेंसी और स्ट्रक्चर जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसको उसने डुअलिटी की टर्म यूज़ की थी जिसके लिए। ठीक है। All the social actions involve structure and all the structure involves social action. अब ये ड्यूअलिटी उसने क्यों कही थी? उसने कहा था कि जितने भी आप सोशल एक्शंस करते हो वो उन सारों में स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है। और सारे स्ट्रक्चर के अंदर सोशल एक्शंस आते हैं। अब ये कैसे है? लाइक फॉर एग्जांपल सोशल एक्शन हमारा क्या है? लाइक आपका सोशल एक्शन है ना कि लाइक आप फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एवरीवन मेजॉरिटी हम इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि जो एजुकेशन है वो आपने एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक सबने लेनी है। ठीक है। ये एक सोशल एक्शन है। अब इसमें से कुछ लोग, मेजॉरिटी जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सिर्फ इंटर मैट्रिक पास होते हैं, और बहुत कम लोग जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल एक्शन क्या कहता है? सोशल एक्शन कहता है कि ग्रेजुएशन इज़ अ मस्ट थिंग। ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर किस चीज़ का आ गया? आपके एजुकेशन सेक्टर की इम्पोर्टेंस। एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो एक स्ट्रक्चर है, उसकी इम्पोर्टेंस है। फिर आपकी जितनी भी जॉब्स का स्ट्रक्चर यानी आपकी आ जाती है, आप गवर्नमेंट लेवल पे आ जाओ, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, आपके लिए एक एटलीस्ट ग्रेजुएट होना दैट इज़ अ सोशल एक्शन। अब अगर हम नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की तरफ आते हैं तो योर सोशल एक्शन इज़ कि आप अपने अंदर भी ये फील करने लगते हो और लोग भी आपसे यही तवक्का करते हैं कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन या विद इन द मिडल ऑफ ग्रेजुएशन, या आप 16 इयर्स के हो गए हो, तो यह सोशल एक्शन इज़ कि हर कोई शादी कर रहा है, आपने भी उसी चीज़ में लगना है। यानी आपके पेरेंट्स भी जब आपकी ग्रेजुएशन करीब होगी या 5th-6th सेमेस्टर में होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको कहना शुरू कर देंगे कि इट्स राइट टाइम टू गेट मैरिड बिकॉज इट्स अ सोशल एक्शन। स्ट्रक्चर उसमें क्या आ जाता है? फैमिली इंस्टीट्यूशन आ जाता है। ठीक है। फिर सोशल कंट्रोल आ जाता है कि सोसाइटी आपको प्रेशराइज कर रही है। ठीक है। और अगेन स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर सोशल एक्शन आ जाते हैं। स्ट्रक्चर किस किस चीज़ के हैं? फैमिली का एक स्ट्रक्चर है, एजुकेशन सेक्टर का एक स्ट्रक्चर है, आपके इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर है। इन सब के अंदर एक सोशल एक्शन आ जाता है। ठीक है। एजेंसी एंड स्ट्रक्चर आर एट्रिक्यूबली इन्वॉल्व्स इन ऑनगोइंग ह्यूमन एक्टिविटी और प्रैक्टिसेस। हमारी जो एजेंसी और स्ट्रक्चर है ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी और प्रैक्टिसेस का पार्ट बन गई हुई है। लाइक इट्स अ हैबिचुअल थिंग कि हम समझने लगे हैं कि इट्स अ ह्यूमन प्रैक्टिस कि जो सब कर रहे हैं वही हमने करना है। दो एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस देमसेल्फ एज एक्टर्स। वो एक्टिविटी और प्रैक्टिसेस जो इंसान करता है उसको हम एज एन एक्टर कर रहे होते हैं। ठीक है। इन एंड थ्रू देयर एक्टिविटीज़ एजेंट्स प्रोड्यूस द कंडीशंस दैट मेक दिस एक्टिविटीज़ पॉसिबल। एक तरफ आप किसी की कहानी, कभी आप एक्टर का रोल प्ले कर रहे होगे, कभी आप एजेंट का रोल प्ले कर रहे होगे। लाइक एक्टर क्या है कि मेरी एक्टिविटी, मेरी प्रैक्टिस है कि मुझे एजुकेशन हासिल करनी है। एजेंट कौन है? जो मुझे एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है। एज अ सिटीज़न मेरा एक्ट क्या होगा कि मुझे रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। जो गवर्नमेंट लेवल पे या कंट्री लेवल पे बन रहे हैं। एजेंट कौन है?
जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, जो पॉलिटिकल बॉडीज़ हैं, ये मुझे कंडीशंस दे रही हैं इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की, या मुझे कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिडन, एक्टिविटीज़ आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्शियसनेस, बाय सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, नॉर आर दे प्रोड्यूस्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर। गिडन कहता था एक्टिविटीज़ आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्शियसनेस। हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं डेली लाइफ में वो कॉन्शियसनेस से नहीं आती, लाइक ये मैं सोच समझ के नहीं कर रही होती, इट बिकम्स हैबिचुअल। लाइक आप देखो, इज़ इट अ प्रैक्टिस कि आप एज अ ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, इस राइट एज अ ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, इट्स योर राइट to select a spouse, it's your right to select the time when you want to get married, it's your right to select how much you want to study or how much you don't want to study, ठीक है। it's your right to select whether you want to do some job or not, that is your right ना। बट आप कॉन्शियसली ये चीज़ें नहीं कर रहे होते, ठीक है। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली अगर आप करो तो यू हैव राइट, आप कह सकते हो मैं अभी शादी नहीं करना चाहती है। एक लड़का जो है वो कह सकता है ही हैव राइट कि मैं ये जॉब में खुश नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को जब तक एक अच्छी जॉब के लिए डिसाइड नहीं कर लेता, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बट कॉन्शियसनेस नहीं होती। अनकॉन्शियसनेस क्या है कि आपके माइंड में ये डाल दिया जाएगा कि एवरीवन इज़ गेटिंग मैरिड, सो जस्ट गेट मैरिड वेदर यू आर रेडी और नॉट, वेदर यू लाइक अ पर्सन और नॉट। और आपके माइंड में ये डाल दिया जाएगा कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स राइट टाइम। दैट इज़ नॉट अ कॉन्शियस थिंग, ठीक है। सेम गोज़ विद अ मैन कि उसको कहा जाएगा कि अब तुम्हारी शादी का टाइम है, तो तुम अभी भी नखरे करोगे कि ये जॉब नहीं करनी, वो जॉब नहीं करनी, तो जो जॉब तुम्हें मिल रही है तुम वो करो, क्योंकि तुम्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ कॉन्शियस थिंग, उसका डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो बाय सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, अब ये जो कॉन्शियसनेस आती है ये कहाँ से आती है? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। सोशल कंस्ट्रक्टेड रियलिटी क्या है? ये हमारी सोसाइटी की सोशल कंस्ट्रक्टेड रियलिटी यही है कि यू हैव टू गेट मैरिड विद इन योर ग्रेजुएशन और राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। और लड़के के लिए भी ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है कि उससे स्ट्रगल स्टार्ट कर देनी चाहिए सारी ज़िंदगी, लाइक इट्स राइट टाइम कि वो स्ट्रगल करे, क्योंकि उसने आगे एक फैमिली को पालना है, ठीक है। नॉर आर दे प्रोड्यूस बाय सोशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं करता कि इस चीज़ को, ये एक्टिविटीज़ आपकी हैबिचुअल बनती जाती हैं, हम अनकॉन्शियसली इसको फॉलो कर रहे होते हैं। इन expressing themselves as actor, people are engaging in practice, and it through that practice that both conscious and structure are produced, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कहता है कि in expressing themselves, अब अपने आप, क्योंकि आप उस सोसाइटी का हिस्सा हो और आप भी वो एक्टर हो और आपको हर हालत में वही एक्टिंग करनी है, लाइक आपको भी शादी की एक्टिंग करनी है, आपको भी ज़िम्मेदारी उठाने की एक्टिंग करनी है, आपको भी जॉब करने की एक्टिंग करनी है। और ये क्यों? क्योंकि आप इस सोसाइटी के एक्टर हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप अपनी एक्टिंग चेंज कर सको। पीपल आर इंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस, वो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर बाउंड टू डू दिस, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस के थ्रू बोथ कॉन्शियसनेस, लाइक आपके ये एक हिस्सा बनता जाता है और एक स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस होता है। अब आप देखो, जब आपसे फैमिली के स्ट्रक्चर की बात होती है तो फैमिली के स्ट्रक्चर में आप ये कहते हो कि इट्स हमारे कंट्री का या हमारी सोसाइटी का बात है कि हम कहते हैं कि इट्स फैमिलीज़ ड्यूटी कि वो आपको की शादी करवाए, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इट्स फैमिलीज़ ड्यूटी कि वो आपको मेंटल टॉर्चर ना करे कि इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज, और अगर आप किसी चीज़ डिसीजन के लिए रेडी नहीं हो या आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो तो आपको प्रेशराइज़ ना करे, ये नहीं सिखाया जाता, ठीक है। सो गिडन इज़ कंसर्न विद कॉन्शियसनेस। और हाँ, साथ इसमें अब ये जो मतलब लाइक हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर की बात आ जाती है। इफ़ समवन इज़ नॉट लाइक नॉट एवरीवन इज़ बाउंड टू डू, लाइक हर किसी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो एजुकेशन में टॉप करे, हर किसी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो एमफिल पीएचडी करे, हर किसी में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो करियर में एक्सेल करे, ठीक है। तो हम हर किसी के ऊपर प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि फ़लाना बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है 16 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में, तो यू आर ऑल्सो बाउंड टू डू दिस। लाइक अगर इट्स पॉसिबल कि वो 25 साल की उम्र में जाके लाख कमाना शुरू करे, क्योंकि हर इंसान की सेम कैपेसिटी नहीं है।
गिडन इज़ कंसर्न विद कॉन्शियसनेस और रिफ्लेक्सिबिलिटी। गिडन जो था वो कॉन्शियसनेस और रिफ्लेक्सिबिलिटी की बात करता था। वो कहता था बीइंग रिफ्लेक्सिव ह्यूमन एक्टर इज नॉट मेयरली सेल्फ कॉन्शियस बट इज़ ऑल्सो इंगेज्ड इन द मॉनिटरिंग एंड ऑन गोइंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन। अब वो ये कहता है कि एक तो ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, ये जो हम एक हैबिचुअल काम किए जा रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक टाइम पे एक्टर भी है, दूसरा इट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी इज़ कि मैंने ये हैबिचुअल क्यों बन जाता है, क्योंकि मैं सोसाइटी को देख के हैबिचुअल बन रही हूँ और मैं ही जो हूँ दूसरों को देख के मैं अपने आप को भी प्रेशराइज़ कर रही हूँ और फिर जब मैं बाउंड हूँ इस काम को करने के लिए, मैं इस रूल को नहीं तोड़ सकती, तो फिर मैं ही वो बंदा होंगी जो किसी और को भी ये रूल नहीं तोड़ने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अब मैं कहूँ कि एज अ पर्सन मुझ पे भी ये लाइबिलिटी आ जाती है कि अब सब लोग पढ़ाई के बीच में शादी कर रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब एक लड़की जो है वो शादी करे नो मैटर व्हाट शी इज़ रेडी और नॉट, या एक लड़का जो है वो शादी करे नो मैटर व्हाट कि वो समझता है कि अभी वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं है, उसकी सैलरी अच्छी नहीं है या वो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उसको बस कहा जाएगा नहीं अब टाइम आ गया करो, ठीक है। तो वो बाउंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन भी होने लगेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा, सब क्यों कर रहे हैं। फिर जब वो कर लेगा तो वो रिफ्लेक्सिव बनेगा दूसरों के लिए, लाइक वो दूसरों को भी प्रेशराइज करेगा जो नहीं कर रहा होगा। फिर वो भी उन्हीं लोगों की तरह दूसरों को भी कहेगा कि तुम क्यों नहीं जॉब कर रहे, तुम क्यों ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, तुम क्यों ये शादी नहीं कर रहे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम वो एक्टिंग क्यों कर रहे हो। फिर क्या होगा कि इस तरीके से हम एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं, हैबिचुअल भी बनाते हैं और इसी तरह हम इस रेस का हिस्सा बनते ही जाते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ फ्लो ऑफ एक्टिविटी कि हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और ख़ुद ज़बरदस्ती इस काम को कर भी रहे हैं। इन गिडन्स व्यू मोस्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन इज़ नॉट डायरेक्टली मोटिवेटेड, ह्यूमन मोटिवेशन आर जनरली अनकॉन्शियस, मोटिवेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन कंडक्ट। वो यही कहता है कि इंसान के बहुत सारे एक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली मोटिवेटेड नहीं है, वो आप ये देखो वी ऑल आर बाउंड और कह लो कि वी ऑल आर कॉट इन आवर डेली रूटीन। हम सब मोटिवेटेड हो, बहुत सारे मेजॉरिटी लोग जो कुछ भी आज हम परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होके पढ़ाई नहीं करते। 20-30% लोग मोटिवेटेड होके पढ़ाई करते होंगे। बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होके जॉब्स नहीं करते, खुश नहीं होते अपने जॉब से, खुश नहीं होते अपने करियर से। बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होकर शादी नहीं करते, खुश नहीं होते अपनी शादी से। बहुत सारे लोग मोटिवेटेड होकर माँ बाप नहीं बनते, खुश नहीं होते पेरेंटिंग के लिए। तो ये क्या चीज़ है कि यू आर नॉट डायरेक्टली मोटिवेटेड। ह्यूमन मोटिवेशन कहाँ से आती है? ह्यूमन मोटिवेशन हमेशा अनकॉन्शियसली आती है, लाइक जो एक सिग्निफिकेंट पार्ट वो बेसिकली जनरली अनकॉन्शियस मोटिवेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन कंडक्ट। मोटिवेशन कब आएगी? जब यू आर हैप्पी with your marriage, you are ready to be a mother, you are ready to be a father, you are ready to take a responsibility of a family, you are ready to get more and more education. That is your human motivation. But ये motivation most of the time नहीं है हमारे पास, ठीक है। Within the domain of consciousness, Giddens makes the distinction between the discursive and human conduct. अब इस domain of consciousness में गिडन ने दो टर्म्स दी थी, जिसके दरमियान उसने कॉन्शियसनेस को उसने बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया और उसने उनको कैसे एक्सप्लेन किया। एक उसने कहा डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस है, एक प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस है। डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस क्या है? डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस इंटेल्स द एबिलिटी टू डिस्क्राइब आवर एक्शंस इन वर्ड्स। डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? जब मैं अपने एक्शंस को खुद समझ रही हूँ कि मैं कुछ क्यों कर रही हूँ। दैट इज़ कमिंग फ्रॉम इनवर्ड्स, ठीक है। इनवर्ड्स इज़ लाइक आई एम हैप्पी या आई एम गिविंग रीजंस कि मैं क्यों आगे पढ़ाई कर रही हूँ, या मैं क्यों करियर ऑप्ट कर रही हूँ, या मैं क्यों शादी करना चाहती हूँ, या मैंने क्यों शादी की, या मैंने क्यों बच्चे पैदा किए, या मैंने क्यों जिम्मेदारी उठाई। दैट इज़ एन discursive consciousness which is coming from inwards. Practical consciousness, it involves actions that the actor take for granted without being able to express in words what they are doing. लेकिन हम मेजॉरिटी जो है हम डिस्कर्सिव
कॉन्शियसनेस नहीं रखते, क्योंकि हमारे एक्शंस मेजॉरिटी सोसाइटी में प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस रखी जाती है। प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस क्या है? इसमें वो एक्शंस आ जाते हैं जिसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, जो आप किए जा रहे हो उसका इनवर्ड्स आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो या आपने क्यों किया, आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है। ठीक है, लाइक जिस तरह मेजॉरिटी हम पाकिस्तान में देखें, आप एक लड़की से पूछा जाता है कि वो शादी क्यों कर रही है, तो उसे वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स कह रहे थे मैंने कर ली, मेरे पेरेंट्स को पसंद था इसलिए मैंने कर ली। एक लड़के से पूछा जाए कि उसने शादी क्यों कर ली, वो अपने करियर में अभी सेटल नहीं था या कुछ, तो वो कहता है कि बस सब कह रहे थे, मुझे डर था कि कहीं मैं ही बूढ़ा ना हो जाऊं, कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए, मुझसे कोई शादी ना करे। दैट इज़ प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस, इनवर्ड्स नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे अब आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है कि आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या हम डिस्कर्सिव को मानते हैं या प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस को ही मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि गिडन ने जो रिफ्लेक्सिबिलिटी की, स्ट्रक्चरेशन की और कॉन्शियसनेस की बात की है उसने ठीक की है? आप लोगों ने एग्जांपल्स भी देनी है और एक्सप्लेन करना है विद योर कोई भी डेली लाइफ एग्जांपल्स से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गिडन्स एक्शंस ऑफन एंड अप बीइंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज इंटेंडेड। गिडन कहता था हमारे एक्शंस अक्सर वो नहीं हो पाते जो हमने इंटेंट किया होता है, जो हमने सोचा होता है। इन अदर वर्ड्स, इंटेंशनल एक्ट्स ऑफन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। इन अदर वर्ड्स वो ये कहता था कि जो हमारे इंटेंशनल एक्ट्स होते हैं उनके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, लाइक आप देखो, आपने सोचा कुछ और था, ज़िंदगी में हो कुछ और गया, तो आपका इंटेंशनल एक्ट कुछ और था। एक लड़की ने ये सोचा कि वो जॉब कर लेगी तो वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती है, तो जॉब करने पे लोग उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये शादी नहीं करना चाहती है, इसकी शादी नहीं होगी या वट एवर सेंस। एक लड़के ने इंटेंशनल एक्ट ये सोचा था कि मैं आगे पढ़ लूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि शायद उसे ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं मिली। या एक लड़के ने सोचा था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ शादी की ज़िम्मेदारी भी उठा लूँगा। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो नहीं उठा पा रहा। सो ये क्या है? अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। इन दिस थ्योरी गिडन एक्सप्लेन्स ऑन एजेंसी, एजेंट, ग्रेट पावर। इस थ्योरी में गिडन ने एजेंसी के जो एजेंट्स हैं उनकी ग्रेट पावर की बात की है। उसने कहा है एजेंट्स हैव द एबिलिटी टू मेक अ डिफरेंस इन सोशल वर्ल्ड। वो कहता है कि हम सब जो हैं किसी न किसी तरीके से एजेंट हैं, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, एजेंट ऑफ ब्रिंगिंग चेंज है। ठीक है, और हम सब सोसाइटी में, सोशल वर्ल्ड में डिफरेंस लाने की एक पावर रखते हैं, लेकिन हम में से मेजॉरिटी उस पावर को यूज़ नहीं करती और हम में से मेजॉरिटी कंट्रोल्ड होके वहीं की वहीं रह जाती है। एजेंट मेक नो सेंस विदाउट पावर। आपके पास अगर पावर नहीं है तो आप क्या एजेंट होने का कोई रोल ही आप प्ले नहीं कर रहे हैं। और हम में से मेजॉरिटी अपने एजेंट होने का रोल प्ले नहीं कर रही क्योंकि अपनी पावर को यूज़ ही नहीं कर पाती। एक्शंस इन्वॉल्व्स पावर और एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन। आपके एक्शंस के अंदर पावर और एबिलिटी दोनों आती है सिचुएशन को चेंज करने की, सिचुएशन चेंज करने की कि इफ़ यू आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड, you should not get married. If you are not ready to take responsibility of a family, you should not take that responsibility. If you don't want to study more, you should not study more. But आप इस पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। Conceptual care of saturation theory lies in the idea of structure, the existence of rules and resources. अब वो ये कहता है कि ये जो structuration theory है, इसके बेसिकली ये बेस करती है स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल एंड रिसोर्सेज। आपका जो स्ट्रक्चर है उसी से हमें रूल्स भी मिलते हैं और रिसोर्सेज भी मिलते हैं। रूल्स और रिसोर्सेज आर एट बोथ लेवल। आपके पास रूल्स और रिसोर्सेज माइक्रो लेवल पे भी होते हैं और मैक्रो लेवल पे भी। माइक्रो लेवल पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, मैं अपने रूल्स खुद भी बना सकती हूँ, मैं अपने रिसोर्सेज खुद भी चूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती, मैं अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल ही नहीं करती। ठीक है, मैक्रो लेवल पे सोशल सिस्टम है, हम सब सोशल सिस्टम के हाथों कंट्रोल होते हैं।
ठीक है, अब ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया है कि आप लोगों ने एक तो पहले बताना है कि अगर इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है तो आप मुझे एक्सप्लेन पूछ सकती हो। दूसरा, आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको क्या समझ आई। तीसरा, आपने एग्जांपल्स देनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है कि ये जो थेरिस्ट है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। सही कह रहा है तो किस हिसाब से कह रहा है, एग्जाम्पल दो आप डेली लाइफ से, और गलत की भी एग्जाम्पल दो डेली लाइफ से। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।